चैप्टर 40 अरिपा सुनो, हवा ने कहा। पेड़ों के बीच अपनी जगह से, जहाँ ली मुआन ने खुद को एक खरगोश की तरह स्थापित किया था, उसने रेत की रेशमी फुसफुसाहट और समुद्र तट की आवाज सुनी और ऊपर पत्तियों में हवा उसे सुनने के लिए कह रही थी। दूर से मम्मी एप्पल से आवाजें आ रही थीं, जहाँ स्कूना के लोग और उनकी पत्नियां मौज मस्ती कर रहे थे, और कभी कभी ध्वनि की दुनिया में सबसे कमजोर चीज, घर के ऊपर अपने पद पर नान से एक क्लिक और चरमराहट आती थी, जहाँ ताउरी कटफा की बाहों में लेटी थी। ले मुआन के लिए ये सब कुछ नहीं था। उसने ताउरी के बदले में मौत को, जीवन में अपनी सारी रुचि को, अपनी सारी इच्छाओं को, सब कुछ को अपने पक्ष में कर लिया था। उसे खुद को नष्ट करने की भी इच्छा नहीं थी। जो आग उसकी जिंदगी थी, वह धीरे धीरे जल रही थी और सुलग रही थी। ये फिर कभी नहीं जलेगी। सुनो, हवा ने कहा। पेड़ों के बीच कुछ हलचल हुई। वह कनुआ था। कनुआ, उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू रहे थे। अब उसने उसे देखा जब वो तारों से भरी रात में किसी प्रेत की तरह उसकी ओर आ रहा था, और वह जानती थी कि वह क्यों आया है। और जब वो उसके पास घुटनों के बल बैठा तो भी वो हिली नहीं। ले मुआन के लिए अब ये सब कुछ नहीं था। उस रात के बाद से जब उसने उसे रेंटान से बचाया था, वह स्कूना के अन्य लोगों की तुलना में उसके अधिक करीब था, लेकिन अभी भी केवल एक आकृति, लगभग एक अमूर्तता। आज रात, अब, वह उससे कुछ अधिक था, जैसा कि एक कुत्ता एक अकेले व्यक्ति के लिए हो सकता है, और जब वह फुसफुसाते हुए अपने दिल की बात कहता तो वह बिना जवाब दिए सुनती, उसे अपना हाथ उसके चारों ओर डालने देती और उसके होठों को चूमने देती। ये सब अब उसके लिए कुछ भी नहीं था जिसका दिल फिर कभी नहीं धड़केगा। हवा थम गई, दिन निकला और सुबह की हवा चलने लगी। कैरोलिन पर खुशी और सूरज की किरणें छा गईं। कटफा के लिए खुशी जो घर से निकलकर एक नई दुनिया को देखने आई थी, उन महिलाओं के लिए जिनके पति वापस आ गए थे, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। कनुआ के लिए खुशी, उसकी आत्मा उसके अंदर चिल्ला रही थी, वह मेरी है, वह मेरी है। और एयोमा के लिए, उसके दिल में बदला लेने और विनाश की वासना जीवित और नाच रही थी। उसने हरे जहाज को मार डाला था, आज सुबह वह स्कूना को मार डालेगा। वह शापित आयत, जिसे वह एक सप्ताह पहले तक बहुत प्यार करता था, मरने के लिए अभिशप्त थी। अब वो उससे पूरी तरह से नई और स्वादिष्ट घृणा करने लगा था, और यदि वो उसे शौकों के खाने के लिए चट्टान पर रख सकता तो वह ऐसा करता। इसने उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा डर दे दिया था। इसने उसे कैरोलिन से लगभग दूर कर दिया था। इसने पूर्वजों की आवाज़ों को उसकी मूर्खता और अपनी जाति के प्रति विश्वासघात के लिए कोसने के लिए उकसाया था। इसने स्पेनिश जहाज, क्रूर वेल पुरुषों, कार्लिन, रंटन और पापलगी की पूरी जनजाति के दृश्यों को सामने ला दिया था। यह उनका था और इसे मरना था। इसके अलावा, यह उसे चीज़ों को जलाने का मौका देने वाला था। वह अभी भी हरे जहाज की आग पर अपनी जीभ चाट रहा था और आग लगाने का आनंद फिर से हासिल होने वाला था। यह उसकी जवानी की आखिरी चिंगारी थी। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सारी बातें समझाईं। आयत शापित थी। उसके पिता, अमातू ने उसे स्वप्न में ये सब समझाया था, और उसे, एयोमा को, इस मामले पर ध्यान देने का आदेश दिया था। उस चीज को जलना ही था। अगर वह नहीं जली तो कैरोलिन के साथ और भी बुरा होगा। जले, जले, अरिपा, अरिपा। लड़के चिल्लाए, अरिपा। औरतें चीखीं, पुरुष चुप हो गए और उनकी चीख आग की चिंगारी की तरह ऊपर उठ गई। कटफा ने स्कूना से घृणा करते हुए उसकी बात सुनी। उसके दिल से चीख निकल गई। डिक मूक खड़ा था, एक ऐसे आदमी की तरह मूक जो अपने अतीत से जुड़ने वाले आखिरी धागे को काटने से पहले हिचकिचा रहा था। एक ऐसे आदमी की तरह मूक जो अपनी जाति को त्यागने वाला था। हालांकि अपनी जाति और सभ्य दुनिया के बारे में जहां से वह आया था, उसे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, सिवाय पोटसी के बहुत साल पहले तोप के गोले के तथ्य के, पाम ट्री के श्वेत नेतृत्व वाले मेलानेशियनों के, कार्लिन और रंटन की गुंडागर्दी और रोमांच के लिए उसके अपने सीने में क्रोध के जिसने उसे हमेशा के लिए कटफा से अलग कर दिया था। फिर अचानक वह भी चिल्लाने में शामिल हो गया। अरिपा, अरिपा, अरिपा। अपनी सरदारी को भूलकर वह दूसरों के साथ दौड़ा ताकि एयोमा को लेकर जा रही नाव को उसके काम पर ले जाने में मदद कर सके। फिर वह कटफा को देखते हुए खड़ा हो गया।
उनके पास और कनुआ के बगल में लेमुआन खड़ा था। उन्होंने देखा कि डोंगी बनाने वाला बंदर की तरह नाव पर चढ़ रहा था। उन्होंने उसे डेक पर पागलों की तरह नाचते हुए रस्सियों और पट्टों का अपमान करते हुए देखा। फिर उन्होंने जहाज की घंटी की आवाज़ सुनी जब उसने उसे आखिरी बार बोलने को कहा। वह फोकल के नीचे गायब हो गया और धुएं के बादल के साथ बाहर आया। सैलून के हैच के नीचे जिसकी रोशनदान से तुरंत एक नीली ग्रे माला उठी और हल्की हवा में चक्कर लगाने लगी। इसके बाद वह पुनः डेक पर आ गया और नाव में दूर चला गया और स्कूना आगे और पीछे जल रहा था, धुंध में लिपटी हुई, जो अब साफ हो गई थी, और धुएं के दो ऊंचे स्तंभ हवा में उठते और फैलते हुए सर्पिल बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। लाल लपटें, जैसे कि कुत्तों की जीभें पोटहोल से बाहर निकल रही हों, लपटें जो पुराने टिंडर ड्राई डेक के चारों ओर आत्मा की तरह दौड़ रही थीं। मुख्य बूम अब जल रहा था, ऊपर की छतें टूट गई थीं, लपटें मस्तूलों के चारों ओर चढ़ते हुए सांपों की तरह घूम रही थीं, और अब बॉयलर की गड़गड़ाहट की तरह आग की गड़गड़ाहट आई जो उसमें फैल गई, बल्कहेड्स को तोड़ते हुए, कार्गो को जब्त करते हुए और डेक को विभाजित करते हुए। चंदन जल रहा था और उसकी धूप लेगून के पार फैलकर चट्टान के ऊपर चक्कर लगाते और चहचहाते सफ़ेद वस्त्र पहने गज के समूह तक पहुंच रही थी, जलती और धधकती हुई तब तक जब तक कि डेक पूरी तरह से नहीं फट गए और टूटते हुए मस्तूल पूरी तरह से आग की लपटों में लिपट गए, जैसे जलते हुए शहर की गर्जना के बीच लंबे आदमी अपने विनाश की ओर गिर रहे हों। आग की लपटों ने धुएं को निगल लिया और सूरज ने लपटों को निगल लिया। 40 फुट ऊंची धाराएं जो जीभ की तरह सूरज की ओर उछली, गिरी और फिर उछली। महाज्वल्या से कोई रोशनी नहीं मिली, ये गरज रहा था, और भस्म करने वाली लकड़ी, चीड़ और डील, सागौन और चंदन हवा में फटते हुए गोले और बंदूक की खड़खड़ाहट की आवाज़ से भर गए। लेकिन उस धधकते दिन के सूरज ने लपटों की रोशनी को खा लिया ताकि वे चमक से रहित, बिल्कुल नग्न दिखें, भूत, किरनगोम रंग के, शराब के रंग के, चिंगारी से जगमगाते, कुछ भी रोशन नहीं करते। और अब बंदरगाह की दीवारें, जहाज के पिछले हिस्से से लेकर जहाज के बीच तक एक टुकड़े में टूटकर, आग की लपटों में गिर गईं और लंगर की जंजीर, बाहर निकलकर, अपने बंधनों से टूट गई और वह चमत्कारिक रूप से बाढ़ में बह गई, कभी ब्रेक के पास, कभी चौड़ी, जैसे जैसे धारा उसे बहाती गई, वो धधकती हुई बह रही थी, उसके टुकड़े हमेशा आगे बढ़ते रहे, कभी धनुष से डूबते रहे, भाप के पर्दे में नजरों से ओझल होते रहे, जैसे पानी तेजी से अंदर आ रहा था और आग पानी से लड़ रही थी और बुझ गई। और अब वहां सिर्फ बहते हुए लकड़ी के टुकड़े थे जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, और एक छोटा बादल जो गायब हो गया और चंदन की खुशबू जो हवा में बनी रही, भूत की तरह गायब हो गई।